जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो बात करें 9th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। यानी इस चैप्टर के माध्यम से आज हम कंप्लीट जो कि आपको बात करें तो अफवाह तंत्र को पढ़ने वाले हैं, या नदियों के अफवाह तंत्र को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के माध्यम से बात करें तो हमने चैप्टर नंबर 1 जो कि भारत के आकार और स्थिति के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो हमने भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उनको भी देख लीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स बताना चाहेंगे कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 यानी टोटल जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे टर्म जो आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे देखने को मिलेगा आपको अफवाह तंत्र किसे कहते हैं, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं। बात करें आपको देखने को मिलेगा कि नदी बेसिन किसे कहते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर बात करें जो आपको देखने को मिलेगा इस पूरे चैप्टर में कई बार आपको ये चीज़ों को मिलेंगी, तो उसमें तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा कि नदी द्रोणी किसे कहते हैं, नदी द्रोणी किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब बेसिक टर्मिनोलॉजी को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, जिससे कि इस चैप्टर में जब जाने से पहले, इस चैप्टर का अध्ययन करने से पहले ये जो टर्म है कि अफवाह किसे कहते हैं, यानी अफवाह तंत्र क्या है, नदी बेसिन क्या है, नदी द्रोणी क्या है। क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, टीआरई के एग्ज़ाम में आप देख लीजिए कि यहाँ से टीआरई 2 में क्वेश्चन थे, टीआरई 3 में क्वेश्चन थे। अब हर एग्ज़ाम में ये ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स, अगर बात करें तो यहाँ से इस टॉपिक के बगैर अगर बात करें भौतिक स्वरूप जो है, भारत का भौतिक स्वरूप या अपना ड्रेनेज सिस्टम है, तो इसके बगैर पेपर में शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जहाँ आपको क्वेश्चन ना देखने को मिले। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो लगे कि आपको लिखना चाहिए तो उनको नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्टेट पीसीएस हो या बिहार एसआई हो, इन सभी एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो कि टर्मिनोलॉजी आपको इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा, तो पूछता है अफवाह तंत्र किसे कहते हैं। अफवाह तंत्र किसे कहते हैं, क्योंकि कई बार बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता होती, तो उस चैप्टर का पढ़ने का जो औचित्य होता है वही समझ में नहीं आता, यानी जो सार होता है वही समझ में नहीं आता। एक बार क्या करते हैं, हम इसको बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उनको पढ़ लेते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में जो 1 बाई 1 करके जो भी टर्म आए, जैसे आपको देखने को मिलेगा जल विभाजक, तो जल विभाजक किसे कहते हैं, नदी द्रोणी कहते हैं, नदी बेसिन कैसे कहते हैं, ये सारे टर्म जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करें सबसे पहले जो कि हम बात करते हैं अफवाह तंत्र के बारे में, तो अफवाह तंत्र कहते क्या है। तो फ्रेंड्स, बात करें जैसे कि नदियों के उद्गम स्थल, नदियों के उद्गम फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। साथ ही साथ बात करके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा। तो पहला जो आपको टर्म देखने को मिलेगा नदियों के उद्गम। साथ ही साथ अगर बात करें तीसरा आपको देखने को मिले सहायक नदी। बात करें अगर फिर तो सरिताएं फ्रेंड्स, सरिताएं। चौथा जो आपको देखने को मिलेगा वो उपनदियाँ। चौथा आपको देखने को मिलेगा उपनदियाँ और डेल्टा। फिर पांचवा आपको टर्म देखने को मिलेगा, जो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो डेल्टा देखने को मिलेगा, डेल्टा या ज्वार नदमुख। इन सभी से मिलकर के एक नदी का तंत्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो अफवाह तंत्र कहते हैं। यानी अफवाह तंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स, तो नदी आती है, नदियों के उद्गम स्थल आते हैं। साथ ही साथ बात करें नदियों की सहायक नदियाँ आते हैं, बात करें सरिताएँ आती हैं, यानी जो छोटी छोटी नदियाँ आपको उपनदियों या सहायक नदियों में मिलती हैं तो उन्हें हम सरिताएँ कहते हैं। साथ ही साथ बात करें उपनदियाँ आती हैं, और बात करें तो डेल्टा आपको देखने को मिलेगा। इस पूरे अफवाह तंत्र में आपको डेल्टा देखने को मिलेगा। वही बात करें आपको ज्वार नद देखने को मिलेगा। तो आप ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ जो कि डेल्टा बनाती हैं, कौन कौन सी नदियाँ जो कि ज्वार नद पर। तो इन सभी को सम्मिलित रूप पे जो तंत्र बनता है उसे हम क्या कहते हैं, तो अफवाह तंत्र कहते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। साथ ही साथ आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा कि अफवाह तंत्र क्या है, या अफवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक ये टर्मिनोलॉजी हमें पता नहीं होगा तब तक कई बार क्वेश्चंस बनाने में ही काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अफवाह तंत्र किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत नदियों के उद्गम स्थल, सहायक नदियाँ, सरिताएँ,
उपनदियाँ, डेल्टा और ज्वार नदमुख ये सभी मिलकर सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, तो अपवाह तंत्र कहलाते हैं। आई होप कि चीज़ें आपका क्लियर हुई होंगी। दूसरा टर्म जो कि अगर बात करें फ्रेंड्स, तो अगर दूसरा टर्म आपको देखने को मिलेगा इस पूरे टर्म बात करें पूरे इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा तो नदी द्रोणी देखने को मिलेगा। नदी द्रोणी पूछता है कि नदी द्रोणी किसे कहते हैं, या बात करें नदी द्रोणी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर बात करें अपवाह तंत्र से नदी और उसके सहायक नदियों को एक साथ मिलकर जो बनने वाली आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो नदी द्रोणी कहते हैं। यानी बात करें फ्रेंड्स तो अपवाह तंत्र एवं और उसकी फ्रेंड्स अपवाह तंत्र और उसकी सहायक नदियाँ, सहायक कोशिश कीजिए फ्रेंड्स इनको लिख लीजिए, क्योंकि ये टर्म ऐसे हैं कि आपको किताबों में भी क्लियर नहीं किया गया है। तो इनको लिख लेंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। और उसकी सहायक नदी को एक सम्मिलित रूप कहें या एक साथ कहें का एक साथ सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, तो नदी द्रोणी कहलाता है। नदी द्रोणी कहलाता है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ होगी। यानी अपवाह तंत्र आप देखें कि अपवाह तंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपको देखने को मिला कि नदियाँ, उपनदियाँ, सहायक नदियाँ, ज्वार नदमुख, डेल्टा ये सभी मिलकर सम्मिलित रूप से अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। वही अपवाह तंत्र बात करें तो और उसकी सहायक नदियों को एक सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, तो नदी द्रोणी कहलाता है। तो आई होप ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। या अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक परिभाषा आप याद करना चाहें तो नदी जिस रास्ते से गुजरती है उसे नदी द्रोणी कहते हैं। आप शॉर्ट में अगर इसको पढ़ना चाहे या जानना चाहें तो नदी जिस रास्ते से गुजरती है उसे ही क्या कहते हैं फ्रेंड, उससे ही हम क्या कहते हैं, तो नदी द्रोणी कहते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। या बात करें आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो नदी द्रोणी कहते हैं। कोशिश कीजिए फ्रेंड इन चीज़ों को लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बुक्स में भी ये चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं कि नदी द्रोणी कहते हैं। तो नदी जिस रास्ते से गुजरती है तो सभी उसे क्या कहते हैं, तो नदी द्रोणी कहते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि जैसे आपको देखने को मिलता है ये पूरा क्या है, तो ये एक नदी द्रोणी है। यानी आपको देखने को मिला है नदी जिस रास्ते से गुजर रही है, आप देख रहे हो कि नदी पतली पतली रास्तों से होकर के गुजर रही, तो इसमें बहुत सारी आकृतियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। नदियाँ की सहायक नदियाँ, साथ ही साथ आपको विसर्प, गोखुर ये सब टर्म भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप जहाँ पर जल विसर्जित करती है नदी वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये क्या हो जाता है फ्रेंड, तो यही जो जाकर के आपको क्या बात करें, तो यही जाकर के फ्रेंड्स जो आपको देखने को मिलेगा तो नदी द्रोणी कहलाता है। अगर बात करें फ्रेंड्स अब जो एक और टर्म जो आपको कई बार एग्जामों में देखने को मिलेगा तो वो पूछता है नदी बेसिन किसे कहते हैं। नदी बेसिन नदी का पूर्ण भौतिक स्वरूप जो कि नदी बेसिन कहलाता है। तीसरा टर्म आपको देखने को मिलेगा नदी बेसिन। फ्रेंड्स अगर बात करें जो तीसरा टर्म आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो नदी बेसिन मिलेगा। नदी बेसिन यानी अगर बात करें जो नदी का पूर्ण भौतिक स्वरूप जो भी है होता है या जियोग्राफिकल स्वरूप देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो नदी बेसिन कहलाता है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं नदी का पूर्ण भौतिक स्वरूप जो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, भौतिक स्वरूप या पूर्ण भौतिक स्वरूप वो क्या कहलाता है, तो नदी बेसिन कहलाता है। नदी बेसिन कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उन चीज़ों को भी हम लोग फ्रेंड्स अध्ययन करेंगे। बात करें नदी का पूर्ण भौतिक स्वरूप यानी जियोग्राफिकल रूप से अगर नदी को आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा खड्ड मिलेंगे, कहीं खड्ड मिलेंगे, कहीं मतलब गार्ज मिलेंगे, आपको गार्ज देखने को मिलेगा। खड्ड जिसे हम कहते हैं वहीं पर कहीं आपको ज़्यादा ढाल देखने को मिलेगी, कहीं पर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कम ढाल दिखेगी। तो ये सभी जो पूर्ण आकृति भौतिक स्वरूप है वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो नदी बेसिन के अंतर्गत आएगी। अब वहीं आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संसार की सबसे बड़ी जो आपको बात करें फ्रेंड्स तो पूछेगा कि नदी द्रोणी कौन सा है। नदी द्रोणी संसार की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। हालांकि ये चीज़ भी यहाँ पर एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिली। तो अगर बात करें फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा तो अमेजन नदी
जो संसार की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा गंगा नदी द्रोणी सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। तो ये चीज़ भी आप कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात रहे, हालांकि होता ब्रह्मपुत्र है, लेकिन चूंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो भारत के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो फ्रेंड्स जो होगा भारत में सबसे बड़ा जिसका जल प्रवाह या जल प्रवाह है अपवाह सबसे बड़ा है तो वो गंगा नदी का है। तो कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को भी आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। नहीं, भारत में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है वो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स तो ब्रह्मपुत्र का है। लेकिन चूंकि हम टोटली भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ गंगा नदी को ही बारे में पढ़े, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछ करके फंसाता है। तो कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, आपको देखने को मिलता है जैसे कि फ्रेंड्स जल विभाजक, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको देख रहे हैं कि दो नदियों को विभाजित करने वाले उच्च स्थानों को जल विभाजक कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, अगर डायग्राम के माध्यम से फ्रेंड्स आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि जल विभाजक दो नदियाँ हैं जिनकी बह रही हैं, उसके जो निर्धारित यानी दूसरी नदियों को बात करें तो जो दो नदियों के बीच में उच्च स्थान पाए जाते हैं, जो दोनों नदियों के अपवाह तंत्र को अलग अलग विभाजित करता है, वो क्या कहलाता है तो जल विभाजक कहलाता है। साथ ही साथ बात करें कुछ जल विभाजकों से नदियों की उत्पत्ति या बात करें उद्गम स्थल भी होता है। तो ये चीज़ भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि समझिएगा इन चीज़ों को। अब हम लोग बात करते हैं कुछ यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको बुक्स में दी हुई। अब आप जब पढ़ेंगे तो आपके सारी कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि अपवाह तंत्र क्या है, हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी। नदी द्रोणी क्या है वो भी जैसे आपको देखने को मिलेगा कि अपवाह द्रोणी, नदी द्रोणी, नदी बेसिन, ये सभी टर्म आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। बात करते हैं कुछ NCERT के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको देखने को मिला अपवाह शब्द वह क्षेत्र या नदी तंत्र की व्याख्या करता है, यानी अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। तो हमने बताया अपवाह के अंतर्गत क्या 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 आती हैं, तो नदी आती है, सहायक नदी आती है, उपनदी आती है, सरिताएँ आती हैं, वहीं डेल्टा, ज्वार, नदमुख, ये सभी किसके अंतर्गत हैं तो एक अपवाह के अंतर्गत आते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर के एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र या महासागर में होता है। तो आप देखते हैं कि विभिन्न नदियां हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा फ्रेंड्स। जो एक मुख्य नदी है बीच में आपको देखने को मिल रही है, एक मुख्य नदी जो बह रही है, उसमें बहुत सारी जो नदियां हैं आपको देखने को मिल रही होगा फ्रेंड्स कि बहुत सारी नदियां बह करके जो छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती हैं। तो यही चीज़ें बता रहा है कि बहुत सारी नदियां मिल करके अगर बात करें एक मुख्य नदी का निर्माण करती है, तो बहुत सारी नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ या धाराएँ आकर के एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। वही मुख्य नदी जो जा कर के किसी महासागर या किसी बात करें तो किसी झील में अपना जल विसर्जित करती है। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं, यानी एक नदी के द्वारा जिस क्षेत्र का जल अपवाह किया जाता है तो उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि भारत में अपवाह तंत्र के बारे में अगर बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है कि भारत में अपवाह तंत्र के बारे में, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौतिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिनमें आपको देखने को मिलेगा हिमालय की नदियाँ, दूसरा जो देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं कि जल विभाजक पढ़ लिया कि जल विभाजक क्या होता है, दो नदियों के अपवाह को अलग करने वाला उच्च स्थान या भूमि को जल विभाजक कहते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें इसकी भी परिभाषा तो आप लिख सकते हैं जल विभाजक, क्योंकि फ्रेंड्स ये चीज़ें टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, अभी देखेंगे कि आप यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनाता है। आपको लग रहा होगा कि तो थ्योरी वाला पोर्शन है, ये क्या यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अभी आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा, जब कंसेप्ट आपकी क्लियर होगी जल विभाजक होता क्या है, कहाँ कहाँ निर्माण हुआ है जल विभाजक। जैसे कि आप देखेंगे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो दिल्ली वाला एरिया है तो ये भी जल विभाजक है। वहीं आपको देखने को पश्चिमी घाट का एरिया जो कि आपको एक जल विभाजक का काम करता है। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा विंध्य पर्वत, साथ ही साथ सतपुड़ा के बीच में जो जल विभाजक होते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं, तो वो भी एक जल विभाजक का कारण, क्योंकि जल विभाजकों से बहुत सारे ऐसे हैं कि आपको देखने को मिलेगा नदियों की उत्पत्ति होती है
साथ ही साथ जो अरब सागर में गिरती नदियाँ हैं, कौन कौन सी गिरती हैं, तो ये जल विभाजकों की वजह से ही। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी जब आपको पता होगा तभी इन चीज़ों को आप कंसेप्ट पकड़ पाइएगा। बात करते हैं जैसे जल विभाजक कहते कैसे, तो दो नदियों के अफवाह को अलग करने वाला भूमि का उच्च स्थान जल विभाजक कहलाता है। दो नदियों के अफवाह को अलग करने वाला उच्च स्थान जो कि अफवाह कहलाता है, जल विभाजक कहलाता है। यानी दो नदियों की अफवाह तंत्र को अलग करने वाला उच्च स्थान है, यह भूमि का उच्च स्थान क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे कि जल विभाजक कहलाता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। वहीं अगर बात करें तो हिमालय को जल विभाजकों को यानी मुख्य रूप से भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है, जिनमें आपको देखने के, तो अगर आप अफवाह तंत्र पढ़ेंगे तो कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को जरूर नोट कर लीजिएगा। तो आप अफवाह तंत्र पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स कि जो नदियाँ हैं भारत की नदियाँ दो भागों में बांटा गया है। अगर आप अफवाह तंत्र आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत की नदियों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, जो इसमें से आपको देखेंगे कि हिमालयी की नदियाँ हिमालयी नदी तंत्र कहें या हिमालयी नदी कहें, तो आप इस चीज़ को नीचे। दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ये सब किनके कारण होता है, तो ये अफवाह तंत्र, ये जल विभाजक के कारण ही होता है। तो जो अपवाह तंत्र है भारत का, हिमालयी नदियाँ, साथ ही साथ बात करें तो आपको देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब वही बात करें फ्रेंड्स जो कि अपवाह हिमालयी नदियों में कौन कौन सी नदियाँ जो प्रमुख नदियाँ हैं, तो आपको देखने को मिलेगा हिमालयी नदियों में। आप कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एकदम पूछता है कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं, या हिमालयी नदी कौन कौन से हैं। हिमालयी नदियाँ आपको देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। तो अगर बात करें फ्रेंड्स हिमालयी नदियों की अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सिंधु नदी है, पहला कौन सी है, तो सिंधु नदी तंत्र। बात करें सिंधु नदी तंत्र पहला आपको देखने को मिलेगा, हिमालयी नदी तंत्र में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो देखने को मिलेगा गंगा नदी तंत्र। अगर बात करें फ्रेंड्स तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यानी ये तीन नदियां हैं जिनका हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। सारी नदियां चिनाब, झेलम, यमुना, जितनी भी नदियां हैं इन तीनों नदी के अंतर्गत ही आता है, या इन तीनों नदियों में से ही किसी नदी की सहायक नदी होती है। तो जो मुख्य नदियां हैं हिमालयी नदियों में, जो सिंधु नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, तो इस चीज़ को फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग जैसे कि कुछ और प्रमुख चीज़ों के बारे में, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, प्रायद्वीपीय नदियों तंत्र के बारे में बात करें, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। नदी तंत्र के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा। तो आपको दो भागों में इसको बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला जो आपको देखने को मिलेगा वो पूर्वी नदी तंत्र, या बात करें बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाले नदी तंत्र। दूसरा जो मिलेगा पश्चिमी नदी तंत्र। ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को मिला। हमारा मेन मकसद क्या है कि हम एक बार इस चीज़ों को पढ़ा दें, फिर इसके बाद जब आप इस टॉपिक में घुसेंगे, आप इस बुक्स का पढ़ेंगे, तब आपको चीज़ें एकदम कंसेप्ट क्लियर होती चली जाएंगी। तो पूर्वी नदी जो जिनकी उत्पत्ति क्या होती है आपको देखने को मिलेगा कि पश्चिमी घाट से होती है, तो वो सब कौन सी है, तो पूर्वी नदी के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे इनके अंतर्गत कौन कौन सी, जो या फिर ये कहें कि बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाली कौन कौन सी नदी है, तो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करने वाली आप नदियों की आप देखेंगे कि गोदावरी, एक एक नदी को एक एक डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आज जितना इस बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग इनको देख लेते हैं। एक एक नदी का सहायक नदी, उसकी उद्गम स्थल कौन सा है, उसकी लंबाई कितनी है, ये सारी हम लोग बहुत ही डिटेल में इसको यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाली नदियों की अगर बात करें तो कृष्णा, गोदावरी,
कावेरी कुछ प्रमुख नदी हैं। अगर बात करें तो कावेरी, इनकी सारी सहायक नदियाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। वहीं पश्चिमी नदी बात करें या फिर जो बात करें जो कि अरब सागर में जल विसर्जित करने वाली है, अरब सागर में विसर्जित करने वाली कौन सी है, तो आपको देखने को मिलेगा प्रमुख नदी तो नर्मदा और ताप्ती हो जाएंगी। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हुई होंगी, तो इन चीज़ों को नोट किए होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या बात करते हैं, तो हम लोग अब कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे अभी आपको देखने को मिलेगा एक जो टर्म देखने को मिलेगा वो डेल्टा मिलेगा, कि डेल्टा क्या है, यानी डेल्टा किसे कहते हैं, यहाँ से भी आपको टर्म देखने को मिलेगा। अगर बात करें फ्रेंड्स डेल्टा के बारे में, तो समुद्र नदी की मिलने वाले स्थान पर उच्च भूमि का निर्माण होता है, यानी समुद्र के पास बात करें नदी के मिलने वाले स्थान पर, नदी के मिलने वाले स्थान पर एक उच्च भूमि का निर्माण हो जाता है, यानी अवसादों के अवक्षेपों के जब बार बार जमा होने से क्या होता है, एक उच्च भूमि का निर्माण हो जाता है, उच्च भूमि का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो डेल्टा कहते हैं। कौन कौन सी नदी, यहाँ से यही पूछता है कि कौन कौन सी नदियाँ जो डेल्टा बनाती है, कौन कौन सी नदियाँ जो आपको बात करें तो ज्वार नदम को बनाती। तो आई होप कि सारे टर्म आपको क्लियर होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ यहाँ से जो टर्म आपको देखने को मिल रहे हैं। बात करें जैसे फ्रेंड्स, तो आपसे यही पूछता है कि जल विभाजक आपने देख लिया कि दो नदियों को बांटने वाले उच्च भूमि का उच्च स्थान तो जल विभाजक कहलाता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालयी नदियाँ भी हमने देख ली कौन कौन सी आते हैं। तो भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी होती हैं, क्योंकि हिमालय से जितनी भी नदियों का उद्गम स्थल है तो आप देखते हैं किसी न किसी ग्लेशियर से होता है। जैसे कि सिंधु नदी का आप ले लीजिए तो बुखरचू हिमानी जो कि ग्लेशियर है उससे होता है, तो उससे मिलने वाला जो जल होता है वो 12मासी, यानी कि हमेशा के जल उनसे मिलता रहता है। वहीं आप प्रायद्वीपीय नदियाँ आएंगे तो प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति किसी न किसी पर्वत श्रृंखलाओं से होती है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं कि जो मौसम के हिसाब से सूख भी जाती है, या बात करें उनमें हमेशा 12 मास जो कि जल नहीं मिलता। तो उसी चीज़ को इस चीज़ में यहाँ पर बता रहा है कि हिमालय की नदियाँ अधिकतर 12मासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी भरा जाता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। तो आप देखेंगे कि आपसे पूछता है कि सिंधु नदी की उत्पत्ति या उद्गम स्थल कौन सा है, तो आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए बोखरचू हिमानी से हुई है। तो ये चीज़ हालांकि हम लोग बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे, जब नदी तंत्र पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नदी में कहाँ से उत्पत्ति हुई है, सहायक नदी कौन सी है, उसकी लंबाई कितनी है, उससे संबंधित क्या क्या विशेषताएं हैं, कोई ऐसी जो समझौता हुआ जैसे सिंधु जल समझौता हुआ तो कब हुआ, किन के बीच में हुआ, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन चूँकि टर्म आ रहा है तो उससे संबंधित हमारा बनता है कि हम उसको डिस्कशन कर लें। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि यांगसी ग्लेशियर, यानी आपको तिब्बत के पास जो कि या मानसरोवर झील के पास यांगसी हिमनद से निकलती है या उद्गम होती है। तो इस चीज़ को भी निकल कीजिएगा। बात करते हैं और कुछ पॉइंट्स के बारे में। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों के पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण करती है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि गार्ज किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दो पर्वतों के बीच पतले रास्ते, यानी दो पर्वतों के बीच जो आपको देखने को मिल रहा है, नदियों के बहने के स्थान को हम क्या कहते हैं, या खड्ड को क्या कहते हैं, तो गार्ज कहते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। गार्ज किसे कहते हैं, दो पर्वतों के बीच एक पतले गड्ढे रास्ते, या बात करें पतले गड्ढे रास्ते को क्या कहते हैं, तो गार्ज कहते हैं। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। तो हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु ब्रह्मपुत्र के उत्तरी भाग से निकलते हैं। इन नदियों की पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण करती है। हिमालय की नदियाँ अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते तय करती हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे गंगा जो है एक काफ़ी बड़ा चूँकि रास्ता तय करती है, आपको देखने को मिलेगा कि 2525 किलोमीटर के रास्ता तय करके जाकर के समुद्र में जब अपना जल विसर्जित करती है। तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब बात करते हैं कुछ अफवाह प्रतिरूप के बारे में, यानी अफवाह प्रतिरूप नदियों के बहने के किस क्रम में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। डायरेक्ट ना पूछकर आपसे ये पूछेगा कि किस नदी का जो कि अफवाह तंत्र
कृतिक टाइप का है, किस नदी का फुहार तंत्र जो कि जालीनुमा है, किस नदी का फुहार तंत्र जो कि आपको आयताकार है, किस नदी का फुहार तंत्र जो कि अरी टाइप का है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से एग्जामों में पूछेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। जैसे फ्रेंड्स बात करें पहला जो कि आपको देखने का अपवाद, ये प्रतिरूप की बात करें या अपवाह आकृति की बात करें, तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। तो पहला जो आपको देखने को मिला दुमाकृतिक या डेंड्रॉइट, यहाँ से पूछता है डेंड्रॉइट कि डेंड्रॉइट टाइप का अपवाह तंत्र किस नदी में पाया जाता है। तो अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें यानी वृक्षनुमा अपवाह तंत्र, इनको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि वृक्षनुमा बात करें अपवाह तंत्र किस नदी में पाया जाता है, तो भारत की किस नदी में आपको देखने को मिलेगा, तो गंगा नदी में देखने को मिलेगा। या आप देखते हैं कि गंगा नदी के, इसको आई होप कि इसको आप नोट कर लिए होंगे। डेंड्रॉइट टाइप कहें या दुमाकृतिक टाइप अपवाह तंत्र कहें, तो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र कहें, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक ही है। डेंड्रॉइट, वृक्षनुमा, दुमाकृतिक अपवाह तंत्र किस नदी में पाया जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा गंगा नदी। यानी आपको देखेंगे फ्रेंड्स, अगर गंगा नदी का अपवाह तंत्र आप देखेंगे तो गंगा में कुछ नदियाँ जो कि आपको देखने को मिलेगी उत्तर से मिलती हैं, कुछ जो नदियाँ आपको दक्षिण से भी देखने को मिलती है। तो इस वजह से इसकी आकृति कैसी होती है, एक वृक्ष के जैसे होती है, एक वृक्ष की तरह होती है, तरह बनती है। तो इसकी वजह से इसको क्या कहें, इसका जो अपवाह तंत्र है वह दुमाकृतिक कहें या डेंड्रॉइट कहें या बात करें तो वृक्षनुमा है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछेगा कि गंगा नदी में किस टाइप का अपवाह तंत्र बनता है, तो आप बताइएगा वृक्षनुमा या डेंड्रॉइट या दुमाकृतिक अपवाह तंत्र बनता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लिए होंगे। तीसरा क्वेश्चन जो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो पूछता है अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूछ ले कौन सी नदी डेंड्रॉइट टाइप का अपवाह तंत्र बनाती है, तो अमेजन नदी अपवाह तंत्र यानी डेंड्रॉइट कहें या वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती है। फ्रेंड्स यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताइएगा मेडीरा जो अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आई होप कि इन चीज़ों को आप लिख पाए होंगे, क्योंकि लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा ही मिलेगा। वही बात करते हैं फ्रेंड्स, आप तैयारी एग्जाम में देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया अरी टाइप का अपवाह तंत्र किन नदी में पाया जाता है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो आई होप कि इन चीज़ों को आप लिखेंगे ज़रूर। अब बात करते हैं जो दूसरा आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, तो दूसरा आपको जालीनुमा देखने को मिल रहा है, जालीनुमा अपवाह तंत्र। अगर बात करें फ्रेंड्स, जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं आपको देखने को मिलेंगी, किस टाइप का अपवाह तंत्र पाया जाता है, तो जालीनुमा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं सभी प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं वो किसी न किसी बड़े, बात करें तो किसी न किसी पर्वत से निकलती है, तो उनके जो बहाव एरिया में आपको देखने को मिलेगा, बहाव एरिया में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि वो नदियाँ इधर उधर यानी पत्थरों को बिना काटे उनके अगल बगल से निकल जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो जो आकृति बनती है प्रायद्वीपीय नदियों को, तो आपको देखने को मिलेगा कि फ्रेंड्स उनकी आकृति जो बनती है तो जालीनुमा बनती है। तो इस चीज़ को नोट कर लिए, प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उनका अपवाह तंत्र कैसा है, तो जालीनुमा है। आई होप की चीज़ समझ में आई होगी। आप देखते हैं फ्रेंड्स, जो अगर बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो आप देखते होंगे कि यदि आप पूर्वी भारत को देखेंगे तो कटा फटा बहुत सारी जगह पर कटा फटा है। यानी पूर्वी भारत में जितने भी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है तो वो बहुत जगह पर कटा फटी है। तो किसके कारण कटी है, तो इन्हीं ये प्रायद्वीपीय नदियों यानी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की अफवाह के कारण से जो कि कट जाती है। यानी कि जो समानांतर उनके कंटक पाए जाते हैं या बात करें जो पत्थर पाए जाते हैं तो उनको बिना काटे उनके बगल से निकल जाती है। तो किस आकृति आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस टाइप की आकृति का निर्माण हो रहा है, तो आपको देखने को मिल रहा हो कि ये पत्थर हो गए और बगल बगल से आपको कई बार नदियाँ जो निकलती है, तो इसमें आकृति का जो निर्माण होता है वो किस टाइप का हो रहा है, तो आपको देखने को मिला जालीनुमा होता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जितनी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह तंत्र कैसा है, आपसे पूछेगा यही कि जालीनुमा अपवाह तंत्र किस नदी में पाया जाता है। आओ आपको विकल्प दे दिया, गंगा नदी, यमुना नदी या फिर गोदावरी नदी। तो आप बताइएगा कि जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, तो जैसे गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, इन सब नदियों में किस प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाएगा, तो आप बताइएगा कि जालीनुमा अपवाह तंत्र पाया गया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो तीसरा आपको बात करें अपवाह का प्रतिरूप है वो आयताकार प्रतिरूप है। आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि इसमें जो
नदियों का फुहार बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है, तो एक आयत के आकार का बन रहा है। अगर बात करें तो एग्जाम्पल इसका क्या है, तो आप देखते होंगे फ्रेंड्स कि जैसे गंगा से निकलती है, गंगा के समानांतर आप देखते होंगे कि जो कि आपको जमुना नदी निकलती है, आपको देखने को फ्रेंड्स मिल रहा होगी कि जो गंगा नदी के समानांतर आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखते होंगे कि गंगा नदी के समानांतर ही जो आपकी यमुना नदी बहती है। तो जो इसका उत्कृष्ट नमूना बात करें या आयताकार अफवाह का जो एग्जाम्पल बात करें तो ये बात करें तो आपको यमुना नदी अफवाह तंत्र क्या है, तो यमुना नदी अफवाह तंत्र है। तो क्या है, तो यमुना नदी अफवाह तंत्र है, यमुना नदी अफवाह, क्योंकि इनके एग्जाम्पल ही आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, एग्जाम्पल ही पूछता है एग्जामों में। तो कोशिश कीजिएगा आयताकार अपवाह तंत्र किसका है, तो यमुना नदी का है। वही यमुना नदी जो यमुनोत्री पहाड़ी से निकल कर या हिमनद से निकल करके प्रयागराज में मिल करके इससे किससे मिलती है, तो गंगा में मिल जाती है। तो इन चीज़ों को कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं चौथा जो कि अफवाह प्रतिरूप है वो कौन सा है, तो अरीब टाइप का अफवाह तंत्र है फ्रेंड्स। अगर बात करें आप देखेंगे कि एक बिंदु से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अरीय अफवाह तंत्र कहते हैं। यही आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछता है कि किन नदियों का जो अफवाह तंत्र है या अफवाह प्रतिरूप है वो अरी टाइप का है, तो आप बताइएगा कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं जिनमें आपको देखने को मिलेगा सोन नदी, महानदी। अगर बात करें वहीं आपको देखने को मिलेगी जो तीसरी नदी फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी, तो आपको देखने को मिलेगी जो नर्मदा। ये तीनों नदियों का अफवाह तंत्र कैसा है, तो अरी टाइप का है। आई होप कि ये चीज़ें निकल पाए, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं एक बिंदु है, बिंदु से जो कि नदियाँ निकल रही हैं, तो ये किस टाइप का अफवाह तंत्र है आपको देखने को मिलेगा, ये अरी टाइप का अफवाह तंत्र है। तो ये क्वेश्चन आपको TRE 2 में पूछा जा चुका है कि सोन का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मैकाल पर्वत है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप बताइएगा फ्रेंड्स, को आपको देखने को मिलेगा जो कि महानदी की अगर बात करें तो सिंघावा सरेडी है। नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक सरेडी है। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हुए होंगे। यदि फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि जो बुक्स में परिभाषा दी है या जो बुक्स में जो बताया गया है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आई होप कि ये सारे कंसेप्ट आपको धुमाकृति या डेंड्रॉइट अफवाह, जालीनुमा अफवाह, आयताकार अफवाह और अरी अफवाह आपको एकदम क्लियर हुए होंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसका नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आप स्टेट पीसीएस वगैरह भी एग्जाम में बैठेंगे तो यहाँ से जब क्वेश्चन पूछेगा तब आप कई बार इन चीज़ों में फंसेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, आप कोई भी एग्जाम देखिएगा। अभी हम बताएंगे कि TRE 2 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला टॉपिक जो है तो उसी से हम बताएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अफवाह प्रतिरूप की बात करें तो एक अफवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करते हैं जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अंतस्थ शैल संरचना पर आधारित है। यह धूमाकृतिक आप देख रहे हैं, जालीनुमा, साथ ही साथ आयताकार और अरीब अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। धूमाकृतिक प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान से भूस्थल का ढाल के अनुसार बहती हैं। इस प्रकार इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियाँ एक वृक्ष, हमने बताया था कि एक वृक्ष की नुमा आकृति बनती है, तो एक वृक्ष की नुमा शाखाओं का निर्माण यह भांति प्रतीत होती है। जब सहायक नदियाँ मुख्य नदी से समकोण पर बनती है तो उसे जालीनुमा, हमने वो भी बताया था कि जालीनुमा में क्या बनता है, प्रतिरूप का निर्माण करती है। जालीनुमा प्रतिरूप वहाँ विकसित करता है जहाँ कठोर मुलायम चट्टानें समानांतर होती हैं। तो हमने बताया था आपको देखने को मिला था। आयताकार अफवाह प्रतिरूप प्रबल संधि शैली भूभाग पर विकसित होती है। अगर बात करें तो इस प्रकार का अरीय अफवाह प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो जाती थी। इन चीज़ों को हमने सभी आपको एकदम क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं नदी प्रतिरूप के बारे में या नदी की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसको, आप इसको छोड़िए, हम आपको एकदम क्लियर एकदम सिंपल भाषा में इस चीज़ को समझाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन TRE 2 में पूछा गया था। आप TRE 2 का पेपर देख लीजिए, TRE 2 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था अभी हम बताएंगे आपको। फ्रेंड्स जैसे आप देखेंगे कि नदी किस रूप में बहती है, तो अगर बात करें जैसे उच्च भाग क्या कहलाता है, तो विसर्ग कहलाता है। विसर्ग नदी का फुआ का विसर्ग कहलाता है। वहीं आप फ्रेंड्स देखेंगे कई बार आगे जा कर के यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। तो डेल्टा हमने आपको बता ही दिया कि डेल्टा क्या है, समुद्र पर मिलान वाले स्थान पर उच्च भूमि का निर्माण होता है।
वही डेल्टा कहलाता है। क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो बात करें तो आपने देखा था कि बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि यहाँ से, जैसे कि पतला स्थान अगर कोई बात करे फ्रेंड्स, तो बहुत सारी नदियाँ क्या करती हैं कि अफवाह तंत्र में बहती हैं, फिर कई बार जबकि उनका कट जाता है स्थान, तो ऐसे स्थान पर एक चाप का निर्माण होता है। यानी कि ऐसे स्थान पर जब चाप का निर्माण होता है, यही चाप ये पूछा गया था एग्जाम्पल। जैसे आप देख रहे हैं कि गोखुर झील एक चाप का निर्माण कर रही है, नदी बह रही है, नदी बहने के स्थान पर आप देख रहे हैं कि नदियों के बहने के स्थान पर जब नदी बहती है तो कई बार होती है बहते बहते क्या होता है कि उसका जो कुछ भाग कट जाता है और वो एक चाप के आकार का हो जाता है, या अर्धचंद्राकार कहें, या चाप के आकार का हो जाता है। तो यही क्या होता है, ये गोखुर झील कहलाती है, गोखुर झील का निर्माण करती। तो आपसे एग्जाम्पल पूछता है तो इनमें आप लिख लीजिए बिहार की कांवर झील, दूसरा यूपी की आपको फुलहर झील, ये एग्जाम्पल है गोखुर झील की। आपको यहाँ यही आपसे पूछा गया था। आप देख लीजिए टीआरई का सेट नंबर सी में 60वां क्वेश्चन पूछा गया था, चाप झील या आक्सपो झील किसे कहे ये पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो आपसे पूछा था नदी घाटियों में पाई जाती है। यही चीज़ आप पूछा, ये नदी घाटी है जहाँ से आप स्रोत दिख रहे हैं, तो नदी का स्रोत निकल रही है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि विसर्प, जहाँ पर नदी मुड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। कई बार क्या होती है, नदी के जो मुड़ने वाले स्थान है वो कट जाते हैं, और जब कट करके तो अर्धचंद्राकार या चाप के आकार की आकृति बना लेते हैं, जिसके हम गोखुर झील कहते हैं। तो ये चीज़ आपको देख सकते हैं। इन्हीं गोखुर झील का एग्जाम्पल आप बिहार की अकॉर्डिंग अगर देखें तो बिहार में कांवर झील है। यही एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर यूपी के देखें तो यूपी के आपको फुलहर झील आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप कि ये चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हुई होंगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपकी एकदम क्लियर होंगी। तो इनको कोशिश कीजिएगा, रेफरेंस इनको लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ और प्रमुख कारण के। तो ये अपने मार्ग पर ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं, यानी जो हिमालय नदी हैं, तो आप देखें कि हिमालय नदी युवावस्था में है, वो जब बहती हैं तो अपने भागों पर यानी अपने अफवाह तंत्र पर यानी अपने रास्ते पर तीव्र अपरदन करती हैं। साथ ही साथ बात करें तो अवसादों का छेद जमा करती है, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं हिमालय वाली वो कौन सी हैं, तो सभी नदियाँ युवावस्था में हैं। वहीं बात करें आपको देखने को मिलेगा अन्य विक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं या डेल्टा का निर्माण करती हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय की नदियाँ वो वृद्धावस्था में है, वो अपरदन ज़्यादा नहीं करती हैं, वो जिस स्थान से जाती हैं तो उसी स्थान से बिना काटे और वैसे ही वृद्धावस्था में, क्योंकि काफ़ी आप देखने की गोंडवाना लैंड का भाग है प्रायद्वीप, तो यहाँ जो नदियाँ भी हैं तो काफ़ी पुरानी नदियाँ हैं, यानी ओल्ड या वृद्धावस्था में है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो अब बात करते हैं जैसे कि अधिकतर प्रायद्वीप नदियाँ मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी नदियों में धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियाँ की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें एक केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है। हमने बताया था कि जल विभाग जो पश्चिमी भाग घाट से है, तो यहाँ से बहुत सारी निकलती हैं, जैसे गोदावरी आपको देखने को मिलेगा तो त्रयंबकम पहाड़ी से, कृष्णा महाबलेश्वर पहाड़ी से, आपको कावेरी देखने को मिलेगा तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, यानी कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से ही ये सब निकल करके अरब बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल विसर्जित करती है। अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको सब एकदम क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख जैसे कि हिमालय की नदियाँ। तो फ्रेंड्स चूँकि अब एक एक नदी आ गई है, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो इनका तंत्र यानी नदी तंत्र के बारे में हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से इनको पढ़ें, क्योंकि ये बहुत बड़ी टॉपिक है अपने आप में। सिंधु नदी को पढ़ेंगे तो शायद 1 से 2 घंटा लग जाएगा। गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे क्योंकि हम इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि NCERT 9 क्लास की NCERT तो आपको कवर हो, साथ ही साथ जो 11 क्लास की NCERT जहाँ पे आपको उद्गम स्थल देखने को मिलेगा, क्योंकि नदी तंत्र के यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ सिर्फ सहायक नदियाँ तक ही मिलेगा। लेकिन आप 11 क्लास यानी 11 क्लास की जब NCERT देखेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि नदियों के उद्गम स्थल भी दिया। तो हम कोशिश करेंगे कि उन दोनों को कवर करके एक ही साथ ले जाए, ताकि एक बार पढ़ें, एक बार नोट्स बनाएं और सारे टॉपिक एकदम क्लियर हों। कौन सी नदी की उद्गम स्थल क्या है, कौन सी नदी की लंबाई क्या है, उस नदी से संबंधित कौन कौन से जो झीलें बनती हैं, कौन कौन से
और भू आकृतियों का निर्माण होता, तो उन सभी को हम लोग कोशिश करेंगे कि एक वीडियो के माध्यम से कवर करें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये चीज़ें एकदम क्लियर हुई होंगी। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे इससे भी बेहतरीन तरीके से, और देखेंगे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको टीआरई एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि यहाँ से ये चाप झील पूछा गया था टीआरई 2 में। आप देख लीजिएगा टीआरई 2 का कुछ यानी सेट नंबर सी में देखिए तो क्वेश्चन नंबर 60 आपको दिया गया है कि चाप झील या अक्सुबोध झील पाई जाती है तो किस टाइप की पाई जाती है, तो नदी घाटियों में पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल भी पूछता है, जो नोट कर लीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।